हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है दोस्तों, जिसमें हम हर महीने के उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को सेपरेटली करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं या क्वेश्चन रहते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी को मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो अभी दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने आपको अगस्त माह करंट अफेयर्स का पार्ट 1 दिया था। तो आज हम दोस्तों उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की सीरीज के अंतर्गत अगस्त माह करंट अफेयर का पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अगस्त माह के कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। और कुछ जो मित्र बोल रहे थे कि मैंने जुलाई का सेकंड पार्ट नहीं दिया दोस्तों, तो जुलाई में उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी थे नहीं, और जितने करंट अफेयर्स भी थे वो मैंने अगस्त वाली वीडियो में ही कवर अप कर लिए हैं। तो पूरा आपका करंट अफेयर का सेक्शन अपलोडेड है। और काफी सारे लोग दोस्तों बार बार पूछते हैं कि सर पुराने करंट अफेयर्स की वीडियो कहां से देखें। मैं आप लोग को फिर से बता देता हूं, आप लोग को हमारे चैनल पे आना है और प्ले स्टोर मतलब प्ले लिस्ट पे जाना है। जैसे आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहां पे उत्तराखंड करंट अफेयर्स वाला एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसके अंदर जाइएगा, वहां पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी। और अगस्त 2019 से लेकर के दोस्तों अगस्त 2021 तक की आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, सन 2020 की भी, 2019 की भी और 2021 की, अभी तक सभी महीनों की। तो ये वीडियोज आप जरूर देख लें, आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी ये इंपोर्टेंट बनाती है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिकतर बढ़ जाती है। और वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप उत्तराखंड की प्रैक्टिस सेट्स लगाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक डाउनलोड कर लें और वहां पर आप प्रैक्टिस सेट आसानी से लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था कि बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 15 जुलाई, 16 अगस्त, 19 अगस्त या फिर 26 अगस्त को। तो बुग्याल संरक्षण दिवस यानी कि दोस्तों बुग्यालों को सुरक्षित करने हेतु 16 अगस्त को हमारा क्या बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। इसकी घोषणा किसने करी है दोस्तों? हमारे कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा। कल्याण सिंह रावत जी जिन्हें पद्मश्री विजेता भी थे, ठीक है, इनके द्वारा ही 16 अगस्त को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाई जाने की घोषणा करी हुई है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इनके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं कि पर्यावरणविद पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी के आह्वान पर 16 अगस्त को बुग्याल संरक्षण दिवस की घोषणा की गई है ताकि इन बुग्यालों पर आ रहे खतरे को दूर किया जा सके। तो बुग्यालों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, इसके लिए ही हमारा क्या है 16 अगस्त को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। सर्वाधिक बुग्याल कौन से जनपद में है दोस्तों? तो सर्वाधिक बुग्याल हमारे चमोली जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बाकी कल्याण सिंह रावत जी के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है दोस्तों कि मैती आंदोलन के जनक, मैती आंदोलन के जनक कौन थे या मैती आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा ही चलाया गया था। कब दोस्तों? 1996 में, 1996 में। अब चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि कल्याण सिंह रावत को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में भारत के अंडर 19 विश्व कप विजेता कप्तान उन्मुक्त चंद ने भारतीय क्रिकेट टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से था? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उन्मुक्त चंद का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है और क्रिकेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी खेल चुके हैं, इंडिया की ओर से भी खेल चुके हैं। बाकी अंडर 19 विश्व कप में इन्होंने कैप्टनसी के रूप में भूमिदान योगदान दिया था। और इन्हें उस टाइम पे दोस्तों जब अंडर 19 ये खेल रहे थे, इन्हें आगामी विराट कोहली कहा जाता था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और इनका संबंध है दोस्तों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से। पहले ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस एक बार पूछ चुका है दोस्तों उन्मुक्त चंद के बारे में कि पिथौरागढ़ जनपद में निवासी उन्मुक्त चंद का संबंध किस खेल से है, तो वहां पर क्रिकेट आंसर था। तो आगे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उन्मुक्त चंद ने संन्यास ले लिया है और अब दोस्तों ये अमेरिका की टीम से खेलने वाले हैं, यानी कि भारत छोड़ के भारतीय टीम से इन्होंने संन्यास लेके अभी अमेरिका की ओर से क्रिकेट खेलेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन? उन्मुक्त चंद कहाँ के हैं? पिथौरागढ़ के हैं। अगला प्रश्न, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा मोबाइल कोर्ट का शुभारंभ किया गया है। यह कोर्ट पहले चरण में कितने जिलों में शुरू होगी? तो आप लोगों को मैंने आपको बताया था कि सचल योजना भी किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा ही शुरू की गई थी 15 अगस्त 2021 को। और इसी सचल योजना के साथ साथ दोस्तों 15 अगस्त को ही उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा मोबाइल कोर्ट का शुभारंभ भी किया गया है। और ये मोबाइल कोर्ट योजना जो है दोस्तों, यह पहले दोस्तों 5 जनपदों में, कितने? 5 जनपदों में इसका शुभारंभ किया गया, यानी कि 5 मोबाइल कोर्ट की स्थापना की गई है, आप ये कह सकते हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा मोबाइल कोर्ट का शुभारंभ किया गया। यह कोर्ट पहले चरण में कितने जिलों में शुरू होगा? तो 5 जिलों में शुरू होगा। या नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में कितने मोबाइल कोर्ट खोले गए हैं, या उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा उत्तराखंड में कितने मोबाइल कोर्ट का शुभारंभ किया गया है? तो 5 मोबाइल कोर्टों का शुभारंभ किया गया है।
इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? RS चौहान, राघवेंद्र सिंह चौहान जी हैं। और इससे पहले दोस्तों मोबाइल कोर्ट का गठन कहाँ पे? तेलंगाना हाईकोर्ट में भी हो चुका है, तेलंगाना हाईकोर्ट में हो चुका है। और उत्तराखंड क्या है? हमारा दूसरा राज्य है जहाँ पे मोबाइल कोर्ट का गठन किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। केरल और तमिलनाडु की तर्ज पर भारत का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो केरल और तमिलनाडु की तर्ज पर उत्तराखंड का होगा, ठीक है, राज्य का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा दोस्तों। कहाँ पे? बडालू में। कहाँ पे? बडालू में। और ये बडालू नामक स्थान कहाँ पड़ता है? हमारा पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। ये औद्योगिक ही है दोस्तों, औद्योगिक नहीं है। तो केरल और तमिलनाडु की तर्ज पर राज्य का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र या उत्तराखंड का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? पिथौरागढ़ जनपद के बडालू नामक क्षेत्र में बनाया जाएगा। यह प्रश्न ही बन सकता है कि हाल ही में उत्तराखंड में औद्योगिक पर्यटन केंद्र बनाया जा रहा है, जिसे किन राज्यों की तर्ज पर बनाया जाएगा? तो केरल और तमिलनाडु की तर्ज पर बनाया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड में महिला बाल विकास विभाग और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो उत्तराखंड में हम कहें भले ही महिला बाल विकास विभाग या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों हमारा वंदना कटारिया जी को बनाया गया, जिनका संबंध किस खेल से है? हॉकी खेल से इनका संबंध है। अभी आपको बताइए दोस्तों, जो टोक्यो ओलंपिक है वहां पे भी इन्होंने प्रतिभाग किया था और एटलीस्ट सेमीफाइनल में हमारी हॉकी टीम हार गई थी, फीमेल हॉकी टीम। तो उसी की ये सदस्य थी। इन्होंने वहां पे लगातार 3 गोल मार के गोलों की हैट्रिक भी करी थी। और उसके बाद में इन्हें तिलु रौतेली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें 25 लाख की धनराशि भी दी गई। और इसी के साथ साथ दोस्तों इन्हें महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न हमारा बन जाता है कि उत्तराखंड में महिला बाल विकास विभाग और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वंदना कटारिया जी को नियुक्त किया गया। इनका मूल संबंध उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद से है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि पवनदीप राजन को भी अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो किस चीज का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? और उर्वशी रौतेला जी किस चीज के ब्रांड एम्बेसडर है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और ये धामी सरकार की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है, आपको याद है कि, ठीक है, बीजेपी सरकार की वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर या धामी सरकार की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? वो हमारी वंदना कटारिया जी ही बनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कितनी महिलाओं को तिलु रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी दोस्तों ये तिलु रौतेली पुरस्कार काफी विवादों में भी चला था, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने, ऐसा सुनने में न्यूज़पेपर्स में काफी आलोचना भी हुई थी इनकी, कि बीजेपी के ही जो कैंडिडेट्स हैं या जो MLAs हैं उनके बच्चों को या उनके वाइफ्स को ये पुरस्कार आवंटित किए गए थे। तो काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जिस कारण ये क्वेश्चन हमारा इंपोर्टेंट बन जाता है कि उत्तराखंड में कितनी महिलाओं को तिलु रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड में दोस्तों हमारा 23 महिलाओं को तिलु रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 23 में सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों वह है वंदना कटारिया। कौन? वंदना कटारिया। और ये तिलु रौतेली पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई थी दोस्तों? तो 2006 से तिलु रौतेली पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और तिलु रौतेली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को तिलु रौतेली पुरस्कार दिया जाता है। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये कब दिया जाता है? 8 अगस्त को तिलु रौतेली पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि 8 अगस्त को ही हम तिलु रौतेली जयंती के रूप में ही मनाते हैं। तो तिलु रौतेली पुरस्कार कब दिया जाता है? 8 अगस्त को ही दिया जाता है। वर्तमान में 23 लोगों को दिया गया है। और अभी दोस्तों उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा करी हुई है कि अगले साल से तिलु रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 कर दिया जाएगा। कितना? 51,000 कर दिया जाएगा। तो इतने पॉइंट आप लोगों को यहां से डायरेक्टली दोस्तों याद रखने हैं। अब तिलु रौतेली जी कौन थी, क्या थी, इनके बारे में आपको वीडियो देखनी है तो मैंने स्पेशली दोस्तों बना रखा है वीडियो, तिलु रौतेली बाई उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक। आप सर्च करिएगा आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अगले साल से बढ़ेगी धनराशि, 51,000 होगी। तिलु रौतेली के नाम पर उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2006 में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं और किशोरियों के लिए तिलु रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार की शुरुआत की थी। और ये 8 अगस्त को तिलु रौतेली जयंती के अवसर पर दिए जाते हैं। इतने पॉइंट आपको यहां से नोट करने हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में कितनी महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड में दोस्तों 22 महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितनी? 22 यानी कि 22 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो तिलु रौतेली पुरस्कार 23 और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 22, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये तो मैंने आपको बता भी दिया था कि भूकंप अलर्ट ऐप लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो भूकंप अलर्ट ऐप लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों हमारा कौन सा? उत्तराखंड। यहाँ पे क्या होगा कि भूकंप आने से पहले ही आपको मोबाइल में इंडिकेशन पता लग जाएगा कि भूकंप आने वाला है, ठीक है। और किसके द्वारा ये भूकंप अलर्ट ऐप बनाया गया दोस्तों? तो रुड़की IIT के द्वारा यह बनाया गया है। और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, दोनों ने मिलकर ये ऐप बनाया है। तो उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप, या आप कह सकते हैं कि भूकंप अलर्ट ऐप,
किसके द्वारा बनाया गया है? उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। रुड़की आईआईटी और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मिलकर बनाया हुआ है, और ये भूकंप आने से पहले ही आपको सूचित कर देगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न तो एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भूकंप अलर्ट ऐप के बारे में मैं आपको सेपरेटली वीडियो बना के बता चुका हूँ। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ब्रिटिश हंटर जिम कॉर्बेट के ऊपर लिखी गई पुस्तक बर्निंग ब्राइट के लेखक कौन है? तो सबसे पहले बात आती है कि बर्निंग ब्राइट पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? जिम कॉर्बेट के ऊपर लिखी गई है, जिसे गोरा ब्राह्मण नाम से भी जाना जाता है, प्रकृति प्रेमी के नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम से ही हमारा अभी क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी स्थित है, जो कि उत्तराखंड का, या हम कह सकते हैं भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था। टाइगर संरक्षण केंद्र भी भारत का पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही था, तो इसी जिम कॉर्बेट के नाम पर उनका नाम रखा गया था पार्क का। तो ये जिम कॉर्बेट के ऊपर लिखी गई पुस्तक है क्या, बर्निंग ब्राइट? इसके लेखक कौन है? स्टीफन ऑल्टर, हरनिहाल संधू, अतुल शर्मा, या इन सभी ने इसकी रचना करी हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, हरनिहाल संधू। हरनिहाल संधू के द्वारा जिम कॉर्बेट के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है क्या, बर्निंग ब्राइट, बर्निंग ब्राइट। इसी के साथ में दोस्तों अंग्रेजी लेखक स्टीफन ऑल्टर ने भी इन द जंगल ऑफ द नाइट बुक का विमोचन 2016 में किया था, और यह भी जिम कॉर्बेट के ऊपर ही लिखी गई थी। जिम कॉर्बेट के ऊपर लिखी गई पुस्तक है बर्निंग ब्राइट, जिसके लेखक है कौन, हरनिहाल सिंधु, और इनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी 2016 में, इन द जंगल ऑफ द नाइट। इसका ये पुस्तक किसने लिखी थी? स्टीफन ऑल्टर के द्वारा लिखी गई थी। याद रखना है दोनों प्रश्न आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों को सहारा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2 अगस्त 2021, 17 जुलाई 2020, 19 अगस्त 2021, या फिर 24 अगस्त 2021? तो डायरेक्टली पूछा गया कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का संबंध किससे? दोस्तों अनाथों को संरक्षण देने से है, और इस योजना का शुभारंभ किया गया है 2 अगस्त 2021 से। किसके द्वारा किया गया? हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ 2 अगस्त 2021 को पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया। और ये मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हम कहें, या फिर हम सिंपली कहें कि वात्सल्य योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो अनाथ जो भी बच्चे हैं जिनकी कोरोना काल में माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, उनको सहारा देने के उद्देश्य से यह मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, जिसके तहत नौकरी में अनाथों को 5% का आरक्षण भी दिया जाएगा, और इसी के साथ साथ दोस्तों इन्हें 3,000 रुपये की धनराशि भी दी जाएगी। ठीक है, 3,000 रुपये की धनराशि मासिक लिए इनको दी जाएगी। तो चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के बारे में। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले ये 17 जुलाई से शुरू होनी थी, लेकिन बाद में इसे 2 अगस्त से शुरू किया गया था। तो पढ़ लेते हैं एक बार कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। उत्तराखंड में कोविड काल में अनाथ हुए 1062 बच्चों को अब तक वात्सल्य योजना का लाभ मिलेगा। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे बच्चों के बैंक अकाउंट में सहकारी आर्थिक सहायता दी जाएगी। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने काफी कहर बरपाया है। कई बच्चे अनाथ हो गए जो अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खो चुके हैं, मतलब या दोनों को खो चुके हैं। बच्चे को पहले चरण में 3,000 रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से दी गई। नौकरी में 5% आरक्षण दिया जाएगा, और इसे 2 अगस्त से शुरू किया गया है, 2 अगस्त 2021 से। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये आपका ये प्रश्न हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों, पेंशनरों की मांगों के लिए तथा विभिन्न विभागों की 13 सूत्री मांगों के लिए कौन सी समिति गठित की गई है या फिर पुनर्जीवित की गई है? कर्मचारी समिति, वेतन समिति, इंदु कुमार समिति, या फिर समन्वय समिति? तो गठन किया गया दोस्तों किसका? समन्वय समिति का। अभी आपको बताइए कि काफी सारे विभागों में हड़तालें चल रही हैं, पेंशनरों की मांगे चल रही हैं, पुरानी पेंशन को बहाल करो योजना चल रही है, जिसके तहत उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा कर्मचारी, अधिकारियों, पेंशनरों और शिक्षकों की मांगों के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? समन्वय समिति का गठन किया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों विभिन्न विभागों की जो भी 13 सूत्री मांगे हैं, 13 सूत्री मांगों को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, इसके लिए क्या निर्णय लिया जा सकता है, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है, वो है समन्वय समिति। कौन सी समिति है? समन्वय समिति का गठन किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में गोल्स की हैट्रिक की, ठीक है, तो ओलंपिक में गोल्स की हैट्रिक करने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? वो बनी है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया जिनका संबंध कहां से है? हरिद्वार जनपद से। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इनके बारे में। ठीक है, हॉकी से संबंधित है। अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था फीमेल्स हॉकी में, इन्होंने 3 गोल लगातार वहां पे किए थे। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ कब हुआ? ठीक है, तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ दोस्तों हमारा 17 जुलाई 2021 से किया गया है। 17 जुलाई 2021 से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का
शुभारंभ हुआ है, ठीक है। और महिलाओं और नवजात कन्या शिशुओं के पालन पोषण के संबंध में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। पहले ही दोस्तों ये योजना शायद 30 तारीख की शुरू होनी थी, 30 जून से, ठीक है, लेकिन बाद में ही शुरू नहीं हुई क्योंकि उस टाइम पे कोई सियासी विवाद हमारा हो गया था। एट लास्ट वन दोस्तों 17 जुलाई 2021 से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा किया गया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, ठीक है। और यह महिलाओं और नवजात कन्या शिशु के पोषण और देखभाल के संबंध से संबंधित योजना है। 17 जुलाई 2021। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत और किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? माणा गांव में किया गया है। और माणा जिसे भारत का अंतिम गांव भी कहा जाता है, यह भारत और चीन सीमा के पास में स्थित है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर इसका हर्बल पार्क का हमारा उद्घाटन किया गया है। तो ये प्रश्न मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका था। कहाँ पे? माणा में। किस देश की सीमा पर? भारत और चीन की सीमा पर। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि भारत चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव माणा के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। चमोली जिले के माणा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर देश के सबसे ऊंचे हर्बल गार्डन को विकसित किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा की ओर से तैयार किए गए इस गार्डन में औषधि महत्व की 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। चमोली जिले में बद्रीनाथ मंदिर के पास माणा गांव में वन पंचायत की ओर से उपलब्ध कराई गई 3 एकड़ भूमि पर इस पार्क को केंद्र सरकार की कैंपा योजना के तहत, किस योजना के तहत दोस्तों? कैंपा योजना के तहत 3 साल में तैयार किया जाएगा। तो प्रश्न ये भी बन सकता है दोस्तों आपसे कि क्या देश के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन जो कि माणा गांव में किया गया किस योजना के तहत किया गया है? तो कैंपा योजना के तहत किया गया है। और कैंपा योजना आप लोगों को याद है तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। अभी हाल ही में जो यूके SSC का वैयक्तिक सहायक वाला पेपर हुआ था मार्च में, वहां पे कैंपा योजना से प्रश्न पूछा जा चुका था। तो ये कैंपा योजना बहुत महत्वपूर्ण है और वहां पे मैंने इसके बारे में आपको विशेष रूप से बताया भी था। तो उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेस वो देख लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगी ज्यादा डिटेल्स। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 19वें राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स अंडर 20 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? अंकिता ध्यानी, अनु कुमार, विशाल सिंह या फिर निरपेक्ष सिंह? तो 19वें राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स अंडर 20 में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों किसने? अनु कुमार ने। किसने? अनु कुमार ने ये स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये हरिद्वार धनपुरा निवासी है और 800 मीटर की दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और अंडर 23, अगर यहीं भी आपसे पूछा जाता है कि 19वें राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स अंडर 23 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो अंडर 23 में दोस्तों अंकिता ध्यानी ने स्वर्ण पदक जीता है। और अंकिता ध्यानी को ही उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन गर्ल, एथलेटिक्स से दोनों का संबंध है। अनु कुमार और अंकिता ध्यानी दोनों का संबंध एथलेटिक्स से है, लेकिन 19वें राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स अंडर 20 में स्वर्ण जीता है अनु कुमार ने और अंडर 23 में स्वर्ण जीता किसने? अंकिता ध्यानी ने, ठीक है। और उत्तराखंड के गोल्डन गर्ल अंकिता ध्यानी और स्टार जूनियर एथलीट अनु कुमार को 17 से 22 अगस्त तक जो कि नैरोबी केन्या में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुना गया था। और अंकिता 5,000 मीटर दौड़ और अनु कुमार 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारा 19वां राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स टूर्नामेंट था ये कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या में, जहां पे गोल्डन गर्ल अंकिता ध्यानी ने अंडर 23 में स्वर्ण पदक जीता है और अनु कुमार ने अंडर 20 में स्वर्ण पदक जीता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी वंदना कटारिया, जिनका संबंध उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद से है, को उत्तराखंड सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी गई है? तो प्रोत्साहित करने के लिए, खेलों में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा वंदना कटारिया जी को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। कितनी? या प्रोत्साहन राशि दी गई है। कितनी? 25 लाख रुपए की। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड के नैनीताल जनपद निवासी नरेंद्र मेहरा द्वारा गेहूं की कौन सी प्रजाति विकसित की गई है जिसे केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? यानी कि किस नाम से इस प्रजाति को टेम्पलेट किया गया है, आप ये कह सकते हो। तो इसका नाम है दोस्तों क्या? हमारा नरेंद्र 09। तो नरेंद्र ने खोजी है तो नरेंद्र 09। तो उत्तराखंड के नैनीताल जनपद निवासी नरेंद्र मेहरा ने गेहूं की जो प्रजाति विकसित की है उसे किस नाम से जाना गया है? नरेंद्र 09 के नाम से जाना गया है। और केंद्र सरकार द्वारा इस प्रजाति को मान्यता भी दे दी गई है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों आप, ठीक है। पेटेंट कहते हैं, शायद पेटेंट कहते हैं, पेटेंट कहते हैं। तो पेटेंट की गई है ये जो गेहूं की प्रजाति नरेंद्र 09 नाम से, ठीक है। और खोजा किसने? इसको नरेंद्र मेहरा के द्वारा खोजा गया है, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के निवासी है। तो प्रश्न को देखिए दोस्तों, ऐसे ही पूछा जा सकता है, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पूछ देगा कि हाल ही में नरेंद्र 09 नामक गेहूं की प्रजाति विकसित की गई है जिसे केंद्र सरकार ने मान्यता दी।
यह प्रजाति किसके द्वारा विकसित की गई? इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड का पहला आर्किड पार्क किस स्थान पर बनाया जाएगा? ठीक है, आर्किड गार्डन कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहली वीडियो में भी करा चुका हूँ। तो उत्तराखंड का पहला आर्किड पार्क या फिर आर्किड गार्डन दोस्तों हमारा बनाया गया है गोपेश्वर चमोली जनपद में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कुमाऊं का पहला कहाँ पे बनाया जाएगा? पिथौरागढ़ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड से किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी देखिए दोस्तों, बाल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था यूके ट्रिपल में, तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हाल ही में दोस्तों अजय ओली जी को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? अजय ओली जी को, क्योंकि अजय ओली जी ने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, उन्हें बाल श्रम और बाल शिक्षा जैसे या बाल भिक्षा जैसे अभिशापों से मुक्त कराने के लिए एक मुहिम चलाई थी। इसी मुहिम के लिए इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि अजय ओली जी जिन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि मूल रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के निवासी है, इन्होंने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, उन्हें बाल श्रम और बाल भिक्षा ऐसे अभिशाप से मुक्त कराने के लिए एक मुहिम चलाई थी। उसी मुहिम के लिए इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। अजय ओली जी पिथौरागढ़ जनपद से मूल रूप से टाणा निवासी अजय 29 साल के हैं। वर्ष 2015 में इन्होंने बच्चे के लिए जीवन समर्पित कर लखनऊ से नंगे पांव पैदल यात्रा शुरू कर अपने अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, अजय बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, उन्हें बाल श्रम और बाल भिक्षा जैसे अभिशाप से मुक्त कराने के लिए मुहिम चला रहे हैं। मानव संसाधन, होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म में मास्टर कर चुके अजय ने प्राइवेट कंपनी की नौकरी छोड़कर निराश्रित बच्चों के लिए खुद को समर्पित किया है। उन्होंने देश भर में 110 से अधिक शहर, 8 राज्यों और 1300 से अधिक संस्थानों में जाकर 3 लाख से अधिक लोगों को जागरूक किया है और हजारों लोगों को अभियान से जोड़ा है। वहीं 1 लाख से अधिक किलोमीटर तक नंगे पांव पैदल यात्रा भी ये कर चुके हैं। कौन? अजय ओली जी। यहां से आपको आने वाले एग्जाम्स में एक प्रश्न या एक साल बाद एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नेलांग घाटी किस जनपद में स्थित है? तो नेलांग घाटी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, गरतांग पुल, गरतांग ब्रिज अभी चर्चाओं में। तो नेलांग घाटी कहाँ है? उसी नेलांग घाटी में स्थित है गरतांगली ब्रिज, उत्तरकाशी जनपद में ये हमारी नेलांग घाटी स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जादूंग घाटी भी कहाँ है? उत्तरकाशी में ही है। अगला है कि दून स्थित SGRR विश्वविद्यालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दून स्थित दोस्तों SGRR विश्वविद्यालय का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों स्नेहा राणा जी को बनाया गया। किसको? स्नेहा राणा को। ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न, यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्या सड़कों पर घूमते हुए पशुओं पर नियंत्रण करने हेतु उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद से किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो सड़कों पर जो भी पशु घूमते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद से दोस्तों एक मिशन हमारा शुरुआत हुई है और उस मिशन का नाम है ऑपरेशन कामधेनु। क्या है? ऑपरेशन कामधेनु। मिशन का संबंध किससे है? तो सड़कों पर जो भी पशु घूमते हुए दिखाई देते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए या उनको उनके स्थान पर छोड़ने के लिए जो भी चीजें होती है उसके लिए पौड़ी गढ़वाल जनपद से एक मिशन की शुरुआत की गई है, जो मिशन है हमारा ऑपरेशन कामधेनु। तो ऑपरेशन कामधेनु का संबंध किससे है यह प्रश्न पूछा जा सकता है, या ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत कौन से जनपद से हुई है यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो पौड़ी गढ़वाल जनपद से इसकी शुरुआत हुई है। कब हुई? अभी हाल ही में दोस्तों अगस्त 2021 में इसकी शुरुआत हुई है और संबंधित किससे? पशुओं से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड के किस स्थान पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा? तो ग्लास ब्रिज मैं आपको पहले बता चुका हूं, शायद इससे पहले महीने में टिहरी झील में दोस्तों यहाँ पे ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई होगी 800 मीटर की। अगले प्रश्न की बात करते हैं, केंद्र में उत्तराखंड से किस सांसद को राज्य रक्षा मंत्री बनाया गया? शायद ये भी बता दिया था मैंने आपको, सॉरी अजय भट्ट जी को केंद्र में राज्य रक्षा मंत्री बनाया गया। उत्तराखंड से मतलब केंद्र में किसे रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया, राज्य रक्षा मंत्री बनाया गया, तो वो अजय भट्ट को बनाया गया है। ये वर्तमान में उत्तराखंड के नैनीताल लोकसभा सीट से क्या है? लोकसभा सदस्य हैं या सांसद हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें 5, राज्यसभा की सीटें कितनी दोस्तों? 3। ठीक है, और लोकसभा की 5 सीटों में एक आरक्षित सीट है, कौन सी? अल्मोड़ा की। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से किस उत्तराखंडी को भारत रत्न राधाकृष्णन गोल्डन मेडल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें से दोस्तों उपासना शर्मा, सृष्टि गोस्वामी, रविकांत जैन या फिर वंदना कटारिया। तो इसमें से उपासना शर्मा जी को, जो कि प्रोफेसर हैं, इनको भारत रत्न राधाकृष्णन गोल्डन मेडल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो राधाकृष्णन गोल्डन मेडल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? उपासना शर्मा जी को सम्मानित किया गया है, जो कि प्रोफेसर हैं।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, पहाड़ के पलायन, पर्यावरण एवं जल संरक्षण को लेकर पौड़ी गढ़वाल जिले के सागुड़ा गांव के किसान विद्याधर शर्मा द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है, जिसे हाल ही में बीबीसी के रील्स ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है? यह प्रश्न आपको डायरेक्टली पूछ देगा कि उत्तराखंड के पलायन, पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर बनाई गई मूवी कौन सी थी जिसे बीबीसी के रील्स ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है। तो ये फिल्म थी दोस्तों कौन सी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी कौन सी, मोती बाग, जिसके बारे में मैंने आपको 2019 में भी बताया था। और ये उत्तराखंड की प्रथम ऑस्कर नामित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो उत्तराखंड की सबसे पहली जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑस्कर के लिए नामित हुई थी वही फिल्म है कौन सी, मोती बाग फिल्म है, जो कि किसान विद्यादत्त शर्मा द्वारा बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। और ये पौड़ी गढ़वाल जिले के सांगुड़ा गांव के निवासी हैं। इनके द्वारा ही पहाड़ों में पलायन को, पर्यावरण को और जल संरक्षण को लेकर ये मोती बाग डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी, जिसे अभी हाल ही में बीबीसी के रील्स ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में भी शामिल किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोती बाग से घूम घूम के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी डांडी कांठी की गोद मां, ये आपको बताने की ये मूवी क्यों बनाई गई थी। और अभी हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम पेपर हुआ था, आबकारी का एग्जाम पेपर हुआ था, वहां पे प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड में डांडी कांठी की गोद मां मूवी किस उपलक्ष्य में बनाई गई थी। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और ये नहीं, आप उत्तराखंड के प्रथम ऑक्शन नामित डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। अगला प्रश्न बात करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर हिमालय नामक शीर्षक से पुस्तक लिखने वाले डॉक्टर पीतांबर अवस्थी जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण को लेकर हिमालय नामक शीर्षक से इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, यानी कि हिमालय नामक पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा, डॉक्टर पीतांबर अवस्थी जी के द्वारा। इसीलिए इन्हें पर्यावरण संरक्षण सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। कौन से सम्मान से, पर्यावरण संरक्षण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। इसी के साथ इन्होंने जल संरक्षण हेतु जल है तो कल है मुहिम भी शुरू करी। तो यह प्रश्न भी इंपोर्टेंट है कि जल है तो कल है मुहिम किसके द्वारा शुरू की गई थी, पीतांबर अवस्थी जी के द्वारा शुरू की गई थी। और इन्होंने हिमालय नामक शीर्षक से क्या लिखी थी दोस्तों, एक पुस्तक भी लिखी थी। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि हिमालय नामक शीर्षक से पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, डॉक्टर पीतांबर अवस्थी जी के द्वारा लिखी गई। डॉक्टर पीतांबर अवस्थी जी का संबंध किससे है, किस क्षेत्र से, पर्यावरण संरक्षण से इनका संबंध है। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि इनको हाल ही में कौन से किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो पर्यावरण संरक्षण सम्मान से सम्मानित किया गया है। या फिर प्रश्न ये बन सकता है कि हाल ही में किस उत्तराखंडी को पर्यावरण संरक्षण सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर पीतांबर अवस्थी जी। तो एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट एक्चुअलिटी में पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है, जिन्होंने हाल ही में डेनमार्क मास्टर्स के पुरुष एकल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता है, यानी कि क्या, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो इनका संबंध है दोस्तों किस खेल से, बैडमिंटन से इनका संबंध है। बैडमिंटन से दोनों भाई हैं, लक्ष्य सेन और चिराग सेन, दोनों बैडमिंटन से संबंधित है और काफी फेमस है, ठीक है। तो अभी इन्होंने हाल ही में डेनमार्क मास्टर्स पुरुष एकल खिताब में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता है। और ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद से संबंधित हैं। लक्ष्य सेन और चिराग सेन दोनों भाई हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड का मुख्य आयकर आयुक्त CCIT मुख्य आयकर आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड का मुख्य आयकर आयुक्त दोस्तों विपिन चंद्रा जी को नियुक्त किया गया है, CCIT, किसको, विपिन चंद्रा जी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि लखनऊ के कुकरेल घड़ियाल पार्क की तर्ज पर उत्तराखंड में क्रोकोडाइल रेस्क्यू एंड ब्रीडिंग सेंटर कहां बनाया जाएगा? यह प्रश्न दोस्तों अच्छा है, क्या उत्तराखंड में क्रोकोडाइल रेस्क्यू एंड ब्रीडिंग सेंटर कहां बनाया जाएगा? खटीमा, सुरई, लक्सर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल सिर्फ ये घोषणा हुई है कि उत्तराखंड में क्रोकोडाइल रेस्क्यू एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा, जिसके लिए 3 नाम नामित हुए हैं, खटीमा, सुरई या लक्सर। इन 3 स्थानों में से एक स्थान पर यह आपका क्रोकोडाइल रेस्क्यू एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। और जहां तक चांसेस है कि खटीमा नामक स्थान पर बनाए जाने के यहाँ पे ज्यादा चांस है, ठीक है। तो याद रखना है कि लखनऊ के कुकरेल घड़ियाल पार्क की तर्ज पर उत्तराखंड में क्रोकोडाइल रेस्क्यू ब्रीडिंग सेंटर कहां बनाया जाएगा? इन 3 स्थानों में से एक स्थान पर बनाया जाएगा। अभी वो स्थान फिक्स नहीं हुआ है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड में क्रोकोडाइल रेस्क्यू एंड ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है और किस पार्क की तर्ज पर इसकी स्थापना की जा रही है? तो लखनऊ के कुकरेल घड़ियाल पार्क की तर्ज पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के 17 वाटर एरोड्रम में उत्तराखंड के किस स्थान को शामिल किया है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के 17 वाटर एरोड्रम में उत्तराखंड के टिहरी झील को शामिल किया। किसको दोस्तों? टिहरी झील को।
ठीक है। और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का गेम भी अभी शुभारंभ किया गया। ग्लास ब्रिज का निर्माण यहाँ पे किया गया है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। 260.5 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। सबसे पहला जो प्रोडक्शन हुआ था यहाँ पे दोस्तों 2006 में हुआ था। 1000 मेगावाट का प्रोडक्शन शुरू किया गया था। पहले योजना 600 मेगावाट की थी। वर्तमान में टोटल योजना दोस्तों हमारी 2400 मेगावाट की है। पहले चरण में 1000 मेगावाट का उत्पादन किया गया। दूसरे चरण में हमारा 1400 मेगावाट का उत्पादन और किया जाएगा। 400 मीटर इसमें दोस्तों कोटेश्वर बांध परियोजना है। ये सारे जो भी फैक्ट्स होते हैं भर भर के जेम्स ब्रून ने तैयार किया था। रूस ने मदद की थी। रूस ने यहाँ का टारगेट बढ़वाया था। ऊंचाई क्या है, नदी क्या है, लंबाई कितनी है, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई है तो पोस्टमार्टम सीरीज देख लीजिए, वहां पर पूरा पोस्टमार्टम है। इन एक एक चीज़ों का एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण आपके रहने वाला है। तो फिलहाल प्रश्न में बात करते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के 17 वाटर एरोड्रम में उत्तराखंड के किस स्थान को शामिल किया है? टिहरी झील को शामिल किया गया है। और अगर टिहरी झील में ये एरोड्रम के तहत ये पास हो जाता है तो यहाँ पर हो सकता है दोस्तों, जो आपका जो जहाज होते हैं, पानी वाले जहाज होते हैं, वो भी यहाँ पे उतर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के 17 वाटर एरोड्रोम में उत्तराखंड के टिहरी झील को शामिल किया हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना की गई थी 24 फरवरी 2009 को। ठीक है। और ये उत्तराखंड भाषा संस्थान वर्तमान में दोस्तों कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। लेकिन अभी आपको पता होगा कि हाल ही में दोस्तों हमारे इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे TSR यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 6 अक्टूबर 2020 को घोषणा की थी कि उत्तराखंड भाषा संस्थान का जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो गैरसैंण में बनाया जाएगा। अब गैरसैंण बनाए जाने की घोषणा होगी 9 अक्टूबर को, दोबारा से अक्टूबर आना है, लेकिन ये गैरसैंण वाला प्रस्ताव अब थोड़ा सा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो काफी सारी प्रॉब्लम्स इसे यहाँ पे बनाने पे हो रही है, इसलिए ये अभी चर्चाओं में था। तो मैंने आपसे पूछ लिया, उत्तराखंड भाषा संस्थान जिसकी स्थापना 24 फरवरी 2009 को की गई थी, देहरादून में की गई थी, इसका मुख्यालय गैरसैंण बनाने की बात की गई थी, लेकिन वर्तमान में गैरसैंण में इसका मुख्यालय नहीं बना है। अब इसके मुख्यालय को आप गैरसैंण से परिवर्तित करके किसी और स्थान पर बनाए जाने की बात चल रही है। उत्तराखंड भाषा संस्थान वर्तमान में देहरादून में, और उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहां स्थित है दोस्तों? बोली भाषा संस्थान ये हो जाएगा गोपेश्वर चमोली में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड में या हाल ही में उत्तराखंड के किस मंदिर को धरोहर गोद परियोजना के तहत शामिल किया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड के दोस्तों नारायण कोटि मंदिर को धरोहर गोद परियोजना के तहत शामिल किया गया है। कौन सी परियोजना के तहत? धरोहर गोद परियोजना के तहत। और ये नारायण कोटि मंदिर दोस्तों 9 ग्रहों से संबंधित मंदिर के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो उत्तराखंड में 9 ग्रहों से संबंधित नारायण कोटि मंदिर किस जनपद में स्थित है? यह प्रश्न भी इंपोर्टेंट है अपने आप में दोस्तों। तो रुद्रप्रयाग जनपद में यह स्थित है, जिसे धरोहर गोद परियोजना के तहत शामिल किया गया है। और उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर है अभी ये जिसे इस परियोजना के तहत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला कला पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तराखंड राज्य का पहला कला पार्क दोस्तों आपका हरिद्वार में स्थापित किया जाएगा। कहां पे? हरिद्वार में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हम आप पूछते हैं कि उत्तराखंड के कर्मचारियों को वेतन विसंगति के लंबित मामलों के निपटारे हेतु सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया है? तो उत्तराखंड के कर्मचारियों के वेतन विसंगति के लंबित मामलों के निपटारे हेतु हमारी राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों वेतन समिति का गठन किया गया है। कौन सी समिति का? वेतन समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया है शत्रुघ्न सिन्हा जी को। शत्रुघ्न सिन्हा जी को। ठीक है। और जो कि इससे पहले हमारे मुख्य आयुक्त भी रह चुके हैं। ठीक है। या मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। और इसी के साथ में इसी समिति को आप ये कह सकते हैं, कभी कभी आपसे अगर वेतन समिति ना पूछ के पूछा जाएगा शत्रुघ्न समिति, तो ये भी आपका आंसर सही हो सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की मांग उठी है दोस्तों? तो पंतनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की मांग अभी हाल ही में उठी है। पंतनगर विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1960 में होती है दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? उधम सिंह नगर जनपद के पंतनगर में स्थित है। ठीक है। और इसी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का दर्जा दिए जाने की मांग उठी है, और शायद इसका प्रस्ताव भी पारित हो गया है। कुछ दिनों में ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बन भी जाएगा। और जो हमारा ये पंतनगर विश्वविद्यालय है, इसका पूरा नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1960 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू JL नेहरू जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और 1960 के दशक में हरित क्रांति में विशेष प्रावधान या हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए मुख्यतः हमारा कौन सा विश्वविद्यालय सबसे प्रसिद्ध रहा था? तो वो रहा था पंतनगर विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 2022 में होने वाली विधानसभा चुनाव हेतु उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग ने किसे निर्वाचन आइकन बनाया है? तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव हेतु उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग ने निर्वाचन आयुक्त बनाया है दोस्तों। किसको? निर्वाचन आइकन बनाया है। किसको? पवनदीप राजन ने। अब ये क्या करेंगे? उत्तराखंड के युवाओं को या उत्तराखंड में जो भी लोग रहते हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे चुनाव में वोट देने के लिए। इसीलिए
2022 में जो भी विधानसभा चुनाव होने हैं, 5 विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होने हैं और इसी विधानसभा चुनाव हेतु निर्वाचन आईकन बनाया गया है पवनदीप राजन को। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न काफी ज्यादा हो गए हैं, मुझे खुद पता नहीं था कि इतने प्रश्न बचे होंगे, फिर भी चलो करते हैं, अभी बहुत प्रश्न बचे हुए हैं कि उत्तराखंड के किस जीआईसी का नाम पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी के नाम पर होगा या रखा जाएगा। तो उत्तराखंड के दोस्तों ढुंगीधार जीआईसी का नाम, जो कि हमारा कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है, ढुंगीधार जीआईसी का नाम पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में बाढ़ के कारण NH58 देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर रानी पोखरी पुल ध्वस्त हुआ है। यह पुल किस नदी पर बना हुआ है, तो जाखन नदी पर दोस्तों हमारा ये रानी पोखरी पुल बना हुआ है। कौन सी नदी पर, जाखन नदी पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में दुबई में चल रही एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड से किसे गोल्ड मेडल मिला है। तो हाल ही में दुबई में जो आपकी एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है, इसमें उत्तराखंड से दोस्तों निकिता जैन, रोहित चमोली और भरत जून को हमारा गोल्ड मेडल मिला है। या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो निकिता चंद ने, रोहित चमोली ने और भरत जून, इन तीनों के द्वारा गोल्ड मेडल जीते गए हैं। टोटल 5 गोल्ड मेडल अभी तक मिल चुके हैं एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। जो हमारी ये निकिता चंद है, इनका संबंध उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से है, और जो रोहित चमोली है, इनका संबंध उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से है। इन दोनों का संबंध उत्तराखंड से दोस्तों, जिन्हें जूनियर एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल का खिताब मिला हुआ है। तो प्रश्न एग्जाम में ऐसे बन सकता है कि निकिता चंद का संबंध किस खेल से है, तो बॉक्सिंग से है। रोहित चमोली का संबंध किस खेल से है, बॉक्सिंग से है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी कौन, निवेदिता कार्की भी फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन ये फाइनल में हार गई थी। और निवेदिता कार्की को एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक से सम्मानित किया गया। तो गोल्ड मेडल 2 को मिला है उत्तराखंड से, निकिता चंद और रोहित चमोली। निकिता चंद निकिता चंद पिथौरागढ़ से संबंधित है, रोहित चमोली आपके टिहरी गढ़वाल से संबंधित है, और निवेदिता कार्की भी आपकी पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है, जिन्हें रजत पदक मिला हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप है दोस्तों ये, और इसमें रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता है किसने, जयदीप रावत ने। जयदीप रावत ने, इनका संबंध भी किससे, बॉक्सिंग से ही है, और ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद से संबंधित है, पौड़ी गढ़वाल जनपद से। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हेल्थ सेक्टर में हिमालयी राज्यों के क्रम में सबसे अंतिम राज्य कौन सा है दोस्तों। तो हेल्थ सेक्टर में हिमालयी राज्यों के क्रम में सबसे अंतिम राज्य हमारा कौन सा, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में ऐसा कहा जाता है कि हेल्थ सेक्टर के लिए सबसे कम बजट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसी कारण ये हमारा चर्चाओं में बना हुआ है अभी दोस्तों, क्योंकि अभी कैग की जो रिपोर्ट आई है, तो कैग ने कहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट से स्पेशली कि आप अपना बजट बढ़ाइए शिक्षा, ये हेल्थ सेक्टर में या चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, और वर्तमान में हमारे चिकित्सा मंत्री कौन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, धन सिंह रावत जी हैं। ठीक है, तो कैग की रिपोर्ट आई है, जो कैग की रिपोर्ट ने, कैग ने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड को कम बजट मिल रहा है, जिस कारण हेल्थ सेक्टर में हिमालयी राज्यों के क्रम में सबसे अंतिम स्थान पर 11 हिमालयी राज्य थे पहले, जम्मू कश्मीर हट गया राज्य की दृष्टि से, तो 10 हिमालयी राज्य बचे हैं आप। तो 10 हिमालयी राज्यों में सबसे अंतिम स्थान यानी कि 10वें स्थान पर ही हमारा उत्तराखंड स्थित है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में उत्तराखंड के किस पर्वतारोही ने लद्दाख में कांग यात्से चोटी फतेह की हुई है। तो कांग यात्से चोटी लद्दाख में स्थित है, जिसे उत्तराखंड से आकांक्षा के द्वारा फतह किया गया है। और ये आकांक्षा का संबंध है दोस्तों नैनीताल जनपद से। और बालिका वर्ग में सबसे कम उम्र में पर्वत चढ़ने वाली बालिका बनी है कौन, हमारा आकांक्षा। मात्र ये 9th क्लास में पढ़ती हैं अभी फिलहाल शायद, और 13 और 14 साल की हैं, और इन्हीं ने ही अभी हाल ही में लद्दाख में कांग यात्से चोटी फतेह की है। और बालिका वर्ग में सबसे कम उम्र में पर्वत चढ़ने वाली बालिका या सबसे कम उम्र में कांग यात्से चोटी फतेह करने वाली प्रथम महिला या बालिका बनी है कौन, आकांक्षा। और आकांक्षा का संबंध किस खेल से है, पर्वतारोहण से इनका संबंध है, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में किसने होगा यहाँ पे, किसके द्वारा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस चोटी को फतेह किया गया है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, नाम क्या, शीतल राज, जिनका संबंध था कहां से, पिथौरागढ़ जनपद से। इनके द्वारा भी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों कौन, अनामिका बिष्ट, जिनका संबंध कहां से है, उत्तरकाशी जनपद से है। इनके द्वारा भी माउंट एल्ब्रुस चोटी को फतेह किया गया है, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां पर दोस्तों आपके अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स हो जाते हैं पूरे। और मैंने पूरी ये कोशिश की हुई है कि आपका एक भी सिंगल भी ऐसा प्रश्न ना छूटे अगस्त महीने से जो एग्जाम में आ सकता है और मैंने आपको ना कराया हुआ हो। और इससे पहले की वीडियोस दोस्तों आप जरूर देख लें, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर्स अगर पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। मैंने आपको लगभग पूरा करवा दिया है अगस्त तक का। ठीक है, और अभी आपका सितंबर में एग्जाम होना है या अक्टूबर में एग्जाम होना है, तो उसमें मेरे ख्याल से अगस्त तक का ही करंट अफेयर पूछे जाने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो फिर भी मैं जो भी पॉइंट आपके
आपके छूट गए होंगे करंट अफेयर्स में, उसका एक ओवरऑल वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन आप लोग वो पुरानी वीडियो कंप्लीट करके देख लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। धन्यवाद।